जो वेस्टर्न फिलॉसफी है तभी समझ में आती है जब आप इंडियन फिलॉसफी को समझ लें। ब्रह्म ही जगत है, जगत ही ब्रह्म है, ऐसा बोल सकते हैं। या अहम ब्रह्मास्मि आप जो शंकराचार्य का सुनते हो, मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्म ही मैं है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसा आप गाना भी सुनते होगे। न तो मैं 5 ज्ञानेंद्रियों से बना हूं, न तो मैं 5 कर्मेंद्रियों से बना हूं, मैं खुद शिव का रूप हूं, यानी ब्रह्म का रूप हूं। वही बात घूम फिर करके यूरोप में दोहराई जा रही है। बोध ही सत्ता है, सत्ता ही बोध है। अब बोध के लिए ही क्या क्या शब्द आ रहा है? बोध के लिए यहां पर क्या शब्द आ रहा है? प्रत्यय। और प्रत्यय के लिए क्या शब्द आ रहा है? आइडिया या कॉन्सेप्ट। ज्यादा सही शब्द है आइडिया, यानी बार बार वेस्टर्न फिलॉसफी में आइडिया कहा गया और हिंदी में प्रत्यय। अब गूगल ट्रांसलेटर से हमारे ट्रांसलेटर मदद लिए होंगे तो कभी कभी प्रत्यय के लिए प्रीफिक्स सफिक्स भी आ गया है बुक में, सुधार लेना। प्रत्यय मतलब आइडिया। अब देखो, ये प्रत्यय शब्द को सबसे पहले बताया था प्लेटो। उसने कहा था कि प्रत्यय का जगत ही वास्तविक जगत है, ये जगत वास्तविक नहीं है। जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्या होता है प्रत्यय का जगत? बहुत ध्यान से समझना। उसने बिस्किट का उदाहरण दिया था, तो मैं भी आपको पहले बिस्किट का उदाहरण दे देता हूं। यदि मैंने आपको बिस्किट दिया लाके, पार्ले जी, खाए होगे सब, स्वाद भरे शक्ति भरे, तो क्या बिस्किट वास्तविक है? है यार, तुम खा रहे हो, पर नहीं है वास्तविक। ठीक नहीं है भाई, तुम बोल दिए तो तुम्हारे अनुसार, हमारे अनुसार तो वास्तविक है। तो दुनिया में किसकी चल रही भाई? बिस्किट की चल रही है। तो यदि मैं एक पैकेट बिस्किट को तोड़ के फेंक दूं, मेरा बच्चा बिस्किट खा रहा है, रोज खाता है, आज के बाद इस घर में कोई बिस्किट नहीं रहेगी, लाओ, लाया और मैं उसको पूरा तोड़ फोड़ के फेंक दिया। उसके बाद मैं गब्बर सिंह बन गया, ठीक है। अपने गली के, होता है ना आइसक्रीम बेचने वाला, बार बार आइसक्रीम बेचता है बेचारा गली में। किसी बच्चे को बुखार है, मेरी आंखों देखी घटना है, तो बच्चे को अलग 2 झापड़ मार दिए और आइसक्रीम बेचने वाले को भी 2 झापड़ मार दिए। इस मोहल्ले में तो आइसक्रीम नहीं बेचेगा। मेरे पड़ोसी ऐसा कर रहे थे। हम लोग बोले भगवान बच्चे को संभालो, नहीं ये यहीं पे बेचने आ जाता है, उसको भी मार दिए। तो अब मैंने अपने बच्चे के बिस्किट के पैकेट को फेंक दिया। उसके बाद अब मैं इस दुनिया में बिस्किट नहीं रहने दूंगा। मैं बिस्किट बेचने वाले एक दुकान में गया और उसके दुकान में जितना बिस्किट रखा था उसको भी तोड़ फोड़ दिया। अब मुझको लगा आज के बाद बिस्किट बनना बंद। मैं अपने घर में आके सो गया। थोड़ी देर बाद फिर क्या होगा? मेरे बच्चे के पास बिस्किट आ जाएगा। क्यों? दुकान वाला दूसरा बिस्किट ले आएगा। तो मैं बिस्किट का बनना कब तक बंद नहीं कर सकता? जब तक फैक्ट्री को बंद न करा दूं। ये ठीक पकड़ी है, ठीक है। फैक्ट्री में बिस्किट का सांचा है, सांचा समझते हो? हर बिस्किट अलग अलग डिजाइन का रहता है ना। पार्ले जी का एक डिजाइन का बनेगा, क्योंकि पार्ले जी का क्या है, फैक्ट्री में सांचा समझते हो कि उसको भी समझाना पड़ेगा, जिसमें उस चीज को फिक्स करके उस डिजाइन का बनाते हैं। तो जब तक सांचा रहेगा तब तक बिस्किट बन बन के आते रहेगा। तो बिस्किट का जगत वास्तविक नहीं है, सांचे का जगत वास्तविक है। ये क्या है? चलो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मुझे ईमानदार लोगों से बेहद चिढ़ है। या तो भ्रष्ट लोगों से बोल लो या ईमानदार, दोनों से लोग चिढ़ते हैं। मैं बेईमानी ही करना चाहता हूं। मैं नहीं भाई, किसी भी नेता मंत्री का नाम जोड़ लो, ठीक है। मेरे आसपास जितने ईमानदार रहेंगे मैं सबको भगा दूंगा। तो क्या दुनिया से ईमानदार लोग खत्म हो जाएंगे? जब तक ईमानदारी नाम का कॉन्सेप्ट रहेगा तब तक कोई ना कोई ईमानदार पैदा होगा। बार बार हम क्लासरूम में ईमानदारी के बारे में बताते रहते हैं। तुम्हारे अंदर ईमानदारी की भावना आई कैसे? कि भाई किसी का पैसा पा भी गए गलती से तो तुम में से 80% लोग वापस कर देंगे, बाकी 20% अपना जाने। या आप गलत बोल रहे हैं, हम कोई वापस नहीं करेंगे भी बोल सकते हो। तो तुम्हारे अंदर बेईमानी का कॉन्सेप्ट है। ईमानदारी का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तुमने बार बार मतलब पढ़ा कि ईमानदारी अच्छी बात है ना। ईमानदारी करने से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान होता है। ये ईमानदारी का ढांचा है,
ईमानदारी का साचा है, ईमानदारी का आइडिया है, ईमानदारी का प्रत्यय है। यदि दुनिया से ईमानदार लोगों को मिटाना है तो किसे मिटाना पड़ेगा? ईमानदारी के कॉन्सेप्ट को। ईमानदारी नाम की कोई चीज होती ही नहीं, उस शब्द का प्रयोग बंद करना पड़ेगा। तब हो सकता है एक दिन दुनिया से सारे ईमानदार मिट जाएं। तो किसका जगत वास्तविक है? ईमानदार शब्द का, उसके कॉन्सेप्ट का, कि ईमानदार व्यक्तियों का? तो जो कभी मिटे ना वो वास्तविक सत्य है। सोचो, प्लेटो भी बिल्कुल क्या कॉन्सेप्ट ला रहा है। हम ब्रह्म और जगत बोल रहे हैं ना, वो विचार से लेके चल रहा है। व्यक्ति को मिटाया जा सकता है, कॉन्सेप्ट को नहीं मिटाया जा सकता। तो जो चीज मिट जाती है, क्या वो वास्तविक कहलाएगी? नहीं, वो तो आभासी है, आज है कल नहीं। तो ईमानदार, बेईमान, सच्चा, झूठा जो भी इंसान है, लोभी, लालची, उसकी जो दुनिया है वो कैसी दुनिया है? अवास्तविक। वास्तविक दुनिया उसके आइडिया की है। जब तक आइडिया रहेगा तब तक उस टाइप के लोग आते रहेंगे। ये प्रत्ययों का संसार था। ये किसका संसार था? प्रत्यय का संसार प्लेटो के द्वारा दिया गया संसार था। प्रत्यय जगत की अवधारणा का आइडियलिज्म किसने दिया था? यूरोप में, यूनान में प्लेटो ने। अब प्लेटो की इस अवधारणा को कहां तक ला रहा है हमारा हीगल? ईश्वर तक जोड़ते जाएगा। विचार को कहां तक जोड़ेगा? सत्ता तक। क्या क्या लिखे हो आप, दोबारा दोहराओ। हीगल का दर्शन निरपेक्ष प्रत्ययवाद कहलाता है। अब जैसे विचार के आधार पर इंसान बनते हैं, वैसी जो हमारी परम तत्व की दुनिया है, परम तत्व भी मतलब दुनिया में कोई भी चीज इसका कहना है विचार रहती है, फिर वो मूर्त होती है। ऐसी संत एंसेल्म भी बोलते हैं, जो मैं छोड़ दिया था। अब घर जाके संत एंसेल्म को पढ़ना, जिसको तुम्हारा होमवर्क दिया था। यानी जो चीज आइडिया में है वही चीज सामने में आती है। यानी भगवान नाम का शब्द हमारे आइडिया में है, वो शब्द कहीं से तो दिमाग में आया है ना। उस शब्द का होना ही इस बात का प्रमाण है कि भगवान होगा कहीं, भले तुमको मिले या न मिले। तो उसी चीज को ये कह रहा है कि परम तत्व मूर्त न होकर प्रत्यय स्वरूप है। यानी इस दुनिया को जो अंतिम रूप से कंट्रोल कर रहा है वो वास्तविक मतलब मूर्त दिखेगा नहीं। क्या रहेगा? वो प्रत्यय के रूप में रहेगा, आइडिया के रूप में रहेगा, कॉन्सेप्ट के रूप में रहेगा, या हमारे अनुसार निर्गुण के रूप में रहेगा। हमने ब्रह्म को निर्गुण कहा, इसने क्या कहा? प्रत्यय कहा। हमारे द्वारा निर्गुण शब्द का प्रयोग करना और प्लेटो के द्वारा, हीगल के द्वारा प्रत्यय शब्द का प्रयोग करना। जब तक आप दोनों को कंबाइन नहीं करोगे पागल हो जाओगे, क्या प्रत्यय कर रहा है करके। और इसको 90% टीचर नहीं बता पाते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का कॉन्सेप्ट किससे जाकर के मैच करता है? उनके प्रत्यय के कॉन्सेप्ट से। हमारे अनुसार परम तत्व क्या है? निर्गुण ब्रह्म। और देखो शंकराचार्य ने अभी मेरा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ कि मैं श्री श्री रविशंकर के दर्शन को नहीं समझता था। उनका दर्शन अद्वैत वेदांत ही है। शंकराचार्य ने एकदम ज्ञान वाले तरीके से दिया, तो श्री श्री उन्हीं की परंपरा के गुरु हैं। मतलब शंकराचार्य के 4 शिष्य हम पढ़ते होंगे, हस्तामलक वगैरह का नाम आता है, सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं। ये सब लोग थे, इनका जीवन परिचय मिलता है। उसके बाद उनके कोई शिष्य, फिर उनके बाद श्री श्री हैं। और श्री श्री रविशंकर ने क्या किया? लंबे चौड़े अद्वैत वेदांत को हटाया कि भाई पढ़ा के लोगों को विद्वान नहीं बना सकते, उसका प्रैक्टिकल फॉर्म बना दिया। लोग करते हैं उसको जाके और उनको सारे चीजों का क्या हो जाता है? अनुभव हो जाता है। तो यहां का अद्वैत वेदांत ये किस चीज के ऊपर जा रहा है? देखो फिर से समझना। शंकराचार्य ने क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और हम ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ब्रह्म की क्या अवधारणा देते हैं? ब्रह्म क्या है? निर्गुण। निर्गुण मतलब जिसमें कोई भी गुण नहीं है। अब देखो गुण कितने होते हैं, लास्ट समझा रहा हूं आज। किसी भी पदार्थ में मैक्सिमम गुण कितने हो सकते हैं? इतने दिन अनंत नहीं, वो तो जैन दर्शन है। सामान्य तौर पर पदार्थ में सेब, केला, संतरा, मिट्टी, गन्ना, कोई भी चीज, पंखा, टेबल, इंद्रियां कितनी है बेटा? 5 ज्ञानेंद्रियां। लास्ट समझ लो, 5 ज्ञानेंद्रियां। अपना वो वाले
टॉपिक को भी खोल लेना, और सांख्य दर्शन वाला मुझको थोड़ा हेल्प करना। सांख्य दर्शन में मैं आपको बताया था ना कि अग्नि में कौन कौन सा गुण है, जल में कौन कौन सा गुण है। देखो हमारी वहां से प्रत्यय, यूरोप का प्रत्यय जगत तब समझ में आएगा जब हम निर्गुण ब्रह्म को समझेंगे, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, एकदम क्लियर। एक है आंख, जिसका काम क्या है, देखना। दूसरा है कान, जिसका काम क्या है, गंध लेना है ना, सूंघना समझ लो। तीसरा है नाक, अरे यार ठीक हो जाता है, मेरे पास वो भी तो है ना, इसीलिए तो क्या बना है। सुनना और सूंघना कितना अंतर है दोनों में। कान का काम सुनना, नाक इसका क्या है काम, गंध। आंख, कान, नाक, जीभ, जीभ का काम क्या है, स्वाद। और उसके बाद त्वचा, त्वचा का काम क्या है, स्पर्श। ये 5 गुण ही है दुनिया की सारी वस्तुओं में, 6वां गुण हो ही नहीं सकता। हर वस्तु में 5 गुण है, किसी में 5 से कम जरूर हो सकता है। जैसे सेब है, सेब को तुम देख सकते हो तो एक गुण उसमें देखने का है। सेब को तुम सुन नहीं सकते, वो बात नहीं करेगा तुमसे। सेब की तुम गंध ले सकते हो, नहीं ले सकते, सूंघ के खाते हो कई बार। सेब का तुम स्वाद ले सकते हो और सेब को तुम छू सकते हो। तो सेब में कितने गुण हो गए, अच्छा। बकरा है, खाते होगे कई लोग, तो बकरे को तुम देख भी सकते हो, बकरे की बातें भी सुन सकते हो, में करेगा, उसकी गंध भी ले सकते हो, उसका स्वाद भी ले सकते हो, उसको छू भी ले सकते हो। यानी जो प्राणी जगत है उसमें 5 के 5 गुण हैं। अब ये दुनिया कैसे बनती है, पृथ्वी किससे बनी है। शंकराचार्य से किसी ने प्रश्न किया था, तो लोग पृथ्वी कहां से आई, एक से एक तरीके से बताएंगे। शंकराचार्य ने कहा पृथ्वी जल से आई है। अभी इनका यूट्यूब में वीडियो है, जो शायद कहां वाले हैं मैं भूल जा रहा हूं, उड़ीसा वाले का। पृथ्वी जल से ही आई। साइंस में भी पृथ्वी वास्तव में किसके बीच में है, जल के बीच में ही है, महासागर के बीच में है ना। पृथ्वी में कितने गुण हैं, 5 के 5 गुण पृथ्वी में है। रोज दर्शन समझोगे, रोज मजा आता है। यानी आंख, कान, नाक, गंध, जीभ, देखना, सुनना, गंध, स्वाद, स्पर्श, सब गुण पृथ्वी में है। पृथ्वी किससे आई है, जल से। तो जल में कितने गुण रहेंगे, 4 रहेंगे। 4 गुण वाले से एक ज्यादा गुण वाली चीज बनेगी, 5 गुण वाली चीज पृथ्वी। अब जल किससे आएगा, जल अग्नि से आया है। बड़ा अद्भुत लगता है तुमको, लेकिन ये सच्चाई है, सोचना कभी। अग्नि में इसलिए कितने गुण रहेंगे, 3। और अग्नि कहां से आएगी, वायु से। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जलती, साइंस बताता है। तो वायु में कितने गुण रहेंगे, 2। वायु किससे आएगा, आकाश से। तो आकाश में कितने गुण रहेंगे, 1। तो आकाश कहां से आएगा, जिसके पास एक भी गुण नहीं रहेगा। तो जिसके पास एक भी गुण नहीं है, बोलो साइंस की दुनिया में क्या कहलाएगा, वो निर्गुण। उसी को तो हम ब्रह्म कहते हैं। ये भी 100% साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इसीलिए ब्रह्म है कहीं। उसको फिर योग दर्शन अनुभव कराता है। तो हम जिसको निर्गुण 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 ब्रह्म कह रहे हैं, जिसमें एक भी गुण नहीं है, जो दिखता नहीं, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, विचार बस कर सकते हैं, उसी विचार को यूरोप में आइडिया या प्रत्यय कहा गया है। जब तक आप अपने कॉमन सेंस से दोनों को नहीं मिलाओगे, तब तक आपको प्लेटो का प्रत्ययवाद क्लियर नहीं होगा। अब हमारे कोचिंग के कुछ बच्चे 1-2 टेस्ट सीरीज में जा रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बाहर के टेस्ट सीरीज में 1-2 कोचिंग सेंटर वाले लेते हैं। तो कभी कभी प्रश्न कठिन आते हैं। अभी हिस्ट्री में कठिन प्रश्न आने लगा है और कहीं कहीं आने लगा है। तो दर्शन में बहुत कठिन प्रश्न दे दिया जा रहा है लोगों के द्वारा। अब वो बन नहीं रहा है तो नर्वस हो रहे हैं। जो पहले से पढ़ चुके हैं तो पहले सिस्टमेटिक पढ़ो। कठिन प्रश्न की फिलॉसफी में कोई सीमा नहीं है, वो पूछ रहा है सरल, क्योंकि 3 पेपर में से एक प्रश्न का, एक पेपर का क्या है, हिस्सा। पर हम इसको एक्सट्रीम कठिन पढ़ सकते हैं, मैं खुद पढ़ा सकता हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है। आप इसके सारे एक्सट्रीम कठिन प्रश्न अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से पा सकते हैं। अरिहंत पब्लिकेशन वाला मेंस का सॉल्व पेपर निकालता है यूपीएससी का।
आप उसको ऑनलाइन मंगा लें। जितने खतरनाक प्रश्न हैं उसमें सब दिया है, लेकिन वो तुमसे ठीक से बनेगा नहीं, और उसको बनाने के चक्कर में जितना मैं तुम्हारे दिमाग में सिस्टमेटिक बैठाया हूं वो भी उड़ जाएगा। तो जब फुल कमांड हो जाए तो कुछ भी बनाना, नहीं तो 80% क्वेश्चन देख लो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसी सो सिंपल पूछ रहा है आपको, यानी उस चीज का ध्यान रखना है। और किसी भी टेस्ट सीरीज में जाके प्रश्न न बने तो हड़बड़ाना नहीं है भाई। टेस्ट सीरीज का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार कराना, ये नहीं छात्रों को डराना। आपको डराना होगा तो मैं दर्शन में कितना कठिन कठिन प्रश्न निकाल लूंगा, आप मेरे को देख के अब तक समझ गए होगे, नहीं समझे हो तो आप जानो मैं क्यों नहीं निकाल रहा हूं आपको डराने के लिए प्रश्न। जैसा पूछ रहा है पीएससी वैसे तो पढ़ाना है ना। तो किसी भी उटपटांग टेस्ट सीरीज में बैठोगे तो नर्वस मत होना, एक तो बैठो मत। टेस्ट सीरीज में बैठने से बेहतर क्या है, पिछले 5 वर्ष के रियल प्रश्न पेपर को हल कर लो। अब आप बोलते हो कि वो हम घर में कर नहीं सकते, टेस्ट सीरीज में जाके बैठते हैं तो वहां पे हमसे हो जाता है। भाई इतने भी तो कमजोर मत बनो यार, लाइब्रेरी में टेबल में बैठ के 3 घंटा हल कर लो। यानी आपको फायदा क्या है? ओरिजिनल पेपर को हल करने से है, और ओरिजिनल समय सीमा में। ये मेरा सजेशन है, ठीक। फिर से वापस आ जाते हैं, निर्गुण ब्रह्म को हम जो कह रहे हैं उसी को प्लेटो अरस्तु लोग क्या कह रहे हैं? प्लेटो अरस्तु और हीगल क्या कॉन्सेप्ट दे रहे हैं? प्रत्यय। और अंतिम सत्य कौन है हमारे द्वारा कहा गया? ब्रह्म। और ब्रह्म से निर्गुण से, और इसी को डार्क मैटर कह दिया गया साइंस में, गॉड एलिमेंट कह दिया गया। वास्तव में अनंत आकाश में सब कुछ जब खत्म है वहीं से फिर धीरे धीरे क्या बनी है? दुनिया बनी है। तो वही वास्तविकता है, और ये दुनिया क्या है? परिवर्तनशील है। ये दुनिया क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो ऐसी तो हीगल बोल रहा है, परम तत्व मूर्त न होकर प्रत्यय स्वरूप है जो किसी पर निर्भर नहीं है। कैसे? पृथ्वी जल पर निर्भर है, जल अग्नि पर निर्भर है, अग्नि वायु पर निर्भर है, वायु आकाश पर निर्भर है, आकाश ब्रह्म पर निर्भर है, और ब्रह्म किसी पर निर्भर नहीं है। जो किसी पर अपनी उत्पत्ति के लिए निर्भर न हो उसे ही निरपेक्ष कहते हैं, उसे ही एब्सोल्यूट कहते हैं, उसे ही परम कहते हैं, उसे ही शाश्वत कहते हैं, उसे ही इटर्नल कहते हैं। तो अब लाइन क्लियर? परम तत्व मूर्त न होकर प्रत्यय स्वरूप है जो किसी पर निर्भर नहीं है। यह निरपेक्ष प्रत्यय ही एकमात्र सत्ता है और पूरी जगत उसी का अंश है। अंतिम सत्ता किसकी है? ब्रह्म की। लेकिन ये सारी चीजें आ किससे रही है? ब्रह्म से आ रही है। तो ब्रह्म से ही दुनिया, यानी प्रत्यय से ही दुनिया, और दुनिया से ही प्रत्यय। प्रत्यय ही बोध है, बोध ही प्रत्यय है, प्रत्यय ही सत्ता ही बोध है, बोध ही सत्ता है। ब्रह्म ही मैं है, मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि मैं आया कहां से हूं? ब्रह्म से, और मैं मिलूंगा कहां जाके? ब्रह्म में। तो बोध ही, तो आपने जो लिखा था ना, सत्ता बोध है, बोध ही सत्ता है, ऐसा कुछ आपने लिखा था ना हीगल का विचार। बोध ही सत्ता है, सत्ता ही बोध है।